नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके के सभी बिंदुओं के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेके आ रहे हैं। जहां ऑब्जेक्टिव पे चर्चा परिचर्चा के दौरान कई अतिरिक्त तथ्य आपसे साझा किए जा रहे हैं। उद्देश्य पूरा यह है कि आपको क्वेश्चन की प्रकृति पता चले, आपको यह पता चले कि प्रश्न बन किस तरह से रहे हैं। हम दोस्तों थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं, पर उस परंपरागत अध्ययन की पद्धति से अब थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रदेश में बेरोजगारों का प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर एक एग्जाम में, चाहे वो पीईवी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हों, चाहे एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हों, हर एग्जाम में अच्छे खासे अभ्यर्थियों की संख्या होती है आवेदन भरने वालों में। अतः लक्ष्य जो है उसके पीछे भागने वालों की संख्या ज्यादा होने से प्रतिस्पर्धा बहुत है। हमें कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा। पढ़ तो सब रहे हैं साथियों, जरूरत है कुछ अतिरिक्त करने की। और अतिरिक्त तभी संभव है जब हम परंपरागत पद्धति को एक बार रिव्यू करें, देखें कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। और परंपरागत पद्धति की बुराई यह है कि उसमें हम थ्योरी के पीछे बहुत भागते हैं। हम यह नहीं देख पाते हैं कि प्रश्न की वैरायटी कैसी होगी, प्रश्न बन कैसे सकता है। और जब प्रश्न बनता है तो हम बोलते अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था, अरे यार इसने ऐसे पूछ लिया, अरे यार हम कंफ्यूज हो गए, अरे यार हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन आपने सुनी होगी। उसी वाक्य को साधते हुए, उसी को व्यवहारिक रूप देते हुए हम ये श्रृंखला आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कराएंगे हर पहलू के, हर टॉपिक के, पर उस ऑब्जेक्टिव के साथ डिस्कशन अच्छे से अच्छा करेंगे। उसकी जो व्याख्या नीचे दी हुई है बुकलेट में, उसको आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि उस ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए अन्य पहलू से आप अवगत हो सके और पूरा टॉपिक वहीं तैयार हो जाए। ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो रहे हैं, टॉपिक भी तैयार हो रहा है। ये बढ़िया पद्धति है। नहीं तो हम सोचते हैं कि भाई पहले टॉपिक पढ़ ले थ्योरी, फिर ना ओटी लगाएंगे वेट के ऑब्जेक्टिव। कभी ओटी का नंबर ही नहीं आ पाता, हम थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं। पता है क्यों? एक किताब से पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब पता चल जाती, फिर उससे पढ़ना चालू कर देते, अरे यार ये वाली किताब भी देख लेते, क्योंकि हर किताब में कुछ ना कुछ अतिरिक्त है। और हर अतिरिक्त हमें आकर्षित करता है कि मुझे भी पढ़ ले, मुझे भी पढ़ ले, मुझे भी पढ़ ले। तो ओटी का नंबर ही नहीं आ पाता, प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती। फिर हम बोलते हैं पढ़ा तो सब था, कंफ्यूज हो गए। भाई साहब क्यों करना है ऐसा कंफ्यूजन वाला काम? तो क्या करेंगे हम थोड़ा नया कुछ कर रहे हैं, और नए के क्रम में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व हर टॉपिक के, और ऑब्जेक्टिव के साथ अतिरिक्त बिंदुओं को वहीं देखेंगे कि इससे संबंधित और क्या तथ्य हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, और पूरा टॉपिक वहीं तैयार हो जाएगा। तो डिस्कशन भी हो गया, टॉपिक भी देख लिया, ओटी भी लग गए, सब हो गया। और चूंकि डिस्कशन हुआ ना दोस्तों, तो चीज याद रहती है, दिमाग में बैठी रहती है। पढ़ी हुई चीज से ज्यादा दिमाग में बैठी हुई रहती है वो चीज जो हमने सुनी है, डिस्कस की है, हम जिसमें इन्वॉल्व हुए। तो आपको क्या करना है? इन्वॉल्व होना है। आपको क्या करना है? सहभागी बनना है, सक्रिय होना है। तभी ये प्रयास सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम तो बस प्रयास कर सकते हैं, उसे सार्थक आप बना सकते हैं अपनी सहभागिता से। हमारा प्रयास, आपकी सहभागिता, और फिर देखिए सार्थकता। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन से संबंधित कुछ जरूरी तथ्यों की, और जितना हो सकेगा उतनी व्याख्या भी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि पूरा टॉपिक रेडी हो सके। कुछ जरूरी क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। केवल कुछ जरूरी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, हर क्वेश्चन को हम शेयर नहीं कर सकते, जैसा कि आप जानते हैं। तो महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक को जरूर रेफर कीजिए, जरूर लीजिए उस पुस्तक को। आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। एक झलकी मैं यहां दिखाने वाला हूं आपको। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है? मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है? कुछ ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी भाग में 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश के मध्य। बी, 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 या 20 पूर्वी देशांतर के बीच। सी, उपरोक्त आ और बा दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मालवा के पठार राज्य के पश्चिम में है। व्याख्या से बता रहा हूं आपको, जरा देखिए कहानी।
कहाँ है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में है मालवा का पठार। देखो हम ये वाला सेक्शन शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। इस स्क्रीन को आप मानो मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के ये जो दक्षिण में ये जो पट्टा गया है इसे नाम दे दो सतपुड़ा। इस सतपुड़ा के ऊपर एक जो ऐसा पट्टा गया है पूरा, इसे नाम दे दो नर्मदा सोन घाटी। फिर नर्मदा सोन घाटी के थोड़ा ऊपर गए तो पूरा पट्टा नहीं, केवल पश्चिम वाला हिस्सा, इसे नाम दे दो मालवा। तो ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया नर्मदा सोन पूरा पट्टा, और उसके ऊपर यहां पश्चिम में हो गया मालवा। इसके बाद इधर ऊपर आए, ये है बुंदेलखंड। सबसे ऊपर गए, ये मध्य भारत का पठार। फिर बुंदेलखंड के इधर साइड में आओ थोड़ा सा, रीवा पन्ना का पठार। और बिल्कुल पूरब में आ जाओ, यहां पूर्वी पठार मतलब बघेलखंड का पठार। इस तरह से बांट लो, एक पेज पे ऐसा बना लो डब्बा, आउटलाइन। ठीक है? तो जब मैं बोलूं मालवा मतलब मध्य प्रदेश की यहां पश्चिमी ये वाला हिस्सा, किसके ऊपर? नर्मदा सोन घाटी के ऊपर, है ना? मतलब नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के बीच में। ठीक, तो उसी मालवा की बात हो रही। देखिए क्या लिखा है, मालवा का पठार राज्य के पश्चिमी भाग में 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश, मतलब ये वाला तो करेक्ट हो गया, तथा 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर, मतलब ये भी सही हो गया, के बीच विस्तृत है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर है सा। इस पठार का विस्तार गुना, राजगढ़, मंदसौर, धार, देवास, इंदौर, ये सारे जिलों में। दोस्तों मालवा के पठार के बारे में थोड़ी बात समझ लीजिए। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो मैंने नाम आपको गिनाए कि मध्य प्रदेश में देखो यहां से ये यहां है, यहां ये है, यहां ये, तो इनमें सबसे बड़ा जो भूभाग है वो किसका है? मालवा के पठार का है। दोस्तों टोटल मध्य प्रदेश के एरिया का 28.62% कवर करता है मालवा का पठार। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र, तो मालवा का पठार लगा देना, 28.62%। कहां है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है। दूसरा, लगभग 18 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, और क्या बता सकता हूं? और नदियों का मायका कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को, नदियों का मायका, क्योंकि नदियों वाला क्षेत्र है, नदियां बहुत निकल रही इस वाले पट्टे से। ठीक है। गेहूं का संकेंद्रण अच्छा खासा होता है इस वाले पट्टे पे। और ये जो मालवा है इसका निर्माण हुआ है दक्कन के पठार से। दक्कन का पठार मतलब मध्य प्रदेश के नीचे ही महाराष्ट्र है। आप यदि नक्शे में देखो तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां जो पठार फैला है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। वो दक्कन का पठार कैसे बना? ज्वालामुखी के फूटने से। जमीन के अंदर से ज्वालामुखी फूटा, अंदर का लावा बाहर आया, बाहर आया तो जमा जमा तो दक्कन का पठार बना। उसी दक्कन के पठार का हिस्सा ये मालवा का पठार भी। तो ये भी लावा से बना है जो ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आया। और चूंकि ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप यह बना है, अतः यहां जो मृदा है वो काली मृदा पाई जाती। और चूंकि यहां काली मृदा पाई जाती है तो ये जो क्षेत्र है ये गेहूं के लिए भी बढ़िया है, ये क्षेत्र सोयाबीन के लिए भी बढ़िया है, और साथ ही वो कपास के लिए शानदार है। तो गेहूं का सर्वाधिक संकेंद्रण या बहुत ज्यादा ये मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए सर्वाधिक गेहूं चंबल घाटी क्षेत्र में होता है, पर गेहूं का सर्वाधिक संकेंद्रण पूछे तो मालवा। कपास मालवा, बिकॉज ऑफ काली मिट्टी। क्या बात है? क्लियर? सोयाबीन अच्छा खासा होता है, यही तो कारण है कि इसी पठार के अंतर्गत आने वाले उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है। इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। तो ये सारे तथ्य हैं जरूरी जो मैंने थोड़े आपसे साझा करे। ठीक, तो ये देखते चलना है अपन को। सारी अतिरिक्त बातें क्या क्या हो सकती हैं हम डिस्कस करते चलेंगे, किसी भी टॉपिक से संबंधित, किसी भी ऑब्जेक्टिव से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? मध्य भारत का पठार, उसमें सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? दिसंबर, अक्टूबर, मई या मार्च? तो साथियों मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह मई का होता है, मतलब आंसर है सी। ठीक, मई का महीना सबसे गर्म होता है। ठीक है भैया, क्यों होता है? जरा थोड़ी सी ज्योग्राफी भी सुन लीजिए।
आप समझो ये है आपका पूरा भारत, इस गोले को पूरा, सॉरी भारत बोल रहा हूं, पृथ्वी। इस पृथ्वी पे जो बीच की लाइन गई है 0 डिग्री, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर, 23 और आधा 23.5, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो जब सूर्य जो है, सूर्य जब कर्क रेखा के सामने पहुंचता है और बिल्कुल लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो यह अवस्थिति आती है 21 जून की। कब आती है? 21 जून की। तो अब आप खुद बताओ, 21 जून के दिन जब सूर्य कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री पे बिल्कुल लंबवत पड़ रहा है, तो वहां गर्मी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश में भी 21 जून में बहुत गर्मी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और सूर्य 21 जून को तो बिल्कुल लंबवत पड़ रहा है, पर सूर्य की रोशनी तो थोड़े पहले से ही आना चालू हो जाएगी ना। सूर्य इधर नीचे से सूर्य का प्रकाश आ रहा है धीरे 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 धीरे, और यहां पहुंच रहा है 21 जून को, तो थोड़े पहले से। मतलब कौन सा महीना? मई। मई वो महीना है भाई साहब, गर्मी बहुत तेज चालू हो जाती है। और मध्य भारत का पठार मतलब ये मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा। तो आप ऐसे थोड़ा समझो, बिकॉज ऑफ सूर्य की अवस्थिति होता है ये सब। ठीक है, इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। अब उस सारी ज्योग्राफी की एक अलग क्लास अलग हो सकती है, जिसमें हम पूरा आपको रोटेशन बताएं कि सूर्य कैसे नीचे जाता है, कैसे सूर्य नहीं जाता है, सूर्य तो अपनी जगह, पृथ्वी किस तरह से उसके सामने घूमती है, कि हर जगह सूर्य का प्रकाश अलग अलग पड़ता है, और उस हिसाब से ही अलग अलग ऋतुएं होती है, मौसम होता है, वो एक अलग विषय, पर मैंने संक्षेप में आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ सूर्य और बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश चूंकि 21 जून को पड़ता है कर्क रेखा पर लंबवत, इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं, वो एक अलग कहानी। कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और 21 जून को लंबवत पड़ेगा कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे जितने क्षेत्र हैं सब बहुत गर्म हो जाएंगे। कब? 21 जून को। पर माहौल तो पहले से बनने लगता है, तो जून के थोड़ा पहले मई जो है वो सबसे गर्म माना जाता है, और जून पे तो बिल्कुल आखिरी स्थिति होती है, और जून के बाद वो वापस नीचे चले जाता है प्रकाश। ठीक, तो बिल्कुल टॉप होगा कब? मई में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में, जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। देखते हैं, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार, मालवा पठार या सतपुड़ा में मेकल श्रेणी। तो साथियों, जाना पाव की चोटी मालवा पठार मतलब सी है इसका आंसर, इसका भाग है। अच्छा, क्या है जाना पाव, और मालवा में भी कहां है? तो मालवा जब बोलूं तो समझ जाओगे, मध्य प्रदेश का पश्चिम। मध्य प्रदेश का पश्चिम मतलब 28.62% वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र, नदियों का मायका वाला क्षेत्र, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, कपास की खेती वाला क्षेत्र, ये सब बता देंगे आप। इसी मालवा में इंदौर भी है। इसी मालवा में इंदौर के अंदर एक तहसील है महू, वो भी है, अंबेडकर नगर भी कहते हैं, अंबेडकर जी की जन्मस्थली। और इसी महू तहसील पे एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी। तो जाना पाव पहाड़ी कहां गई? मालवा। और दोस्तों, ये जो जाना पाव पहाड़ी है, इसी का एक बिंदु है बांचू पॉइंट। उस बांचू पॉइंट से ही चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी, जिसके बारे में हमने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाया है। यदि वो चैप्टर नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, नदियों वाले चैप्टर का जो वीडियो है उसमें हमने बताया है। चलिए, तो देखिए अतिरिक्त बातें, जाना पाव चोटी मालवा के पठार का भाग है, इंदौर जिले के महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियां हैं, और यहीं से चंबल नदी निकलती। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहले सबसे लंबी नदी नर्मदा, दूसरी चंबल है, 965 किलोमीटर लंबी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और चंबल नदी वही नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी वही नदी है जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा भी बनाती है। ये सब पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किस तरह से है। जो टोटल मध्य प्रदेश है वो 3 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है। पहले को बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश,
दूसरे को बोलते हैं सतपुड़ा और तीसरे को बोलते हैं पूर्वी। ठीक। मध्य उच्च प्रदेश जो है इसके अंतर्गत आते हैं 5 क्षेत्र। पहला मालवा, मतलब ये यहां बताया था। दूसरा नर्मदा सोन घाटी, ये नीचे गई ये पट्टा। तीसरा मध्य भारत का पठार, ये ऊपर। चौथा बुंदेलखंड उसी के बाजू में। और पांचवा रीवा पन्ना का पठार इधर। ये 5 आते हैं। ये पांचों आ गए किसमें? मध्य उच्च प्रदेश में। दूसरा डिवीजन क्या बताया? सतपुड़ा। सतपुड़ा ये नीचे वाला पट्टा। और तीसरा डिवीजन बताया बघेलखंड या पूर्वी पठार, ये वाला। पूर्वी पठार भी कहते हैं, बघेलखंड भी कहते हैं। ठीक, ये डिवीजन ही आप लिख लेंगे। अच्छा, सबके प्रतिशत बता देता हूं। तो प्रतिशत में मालवा का पठार 28.62%, नर्मदा सोन घाटी जो इधर गई 27.92%। इसके बाद सतपुड़ा जो ये वाला पट्टा है 11%। इसके बाद बुंदेलखंड 7.7, बघेलखंड या पूर्वी पठार 7%, रीवा पन्ना का पठार इन दोनों के बाजू में 10.3%, मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड के थोड़े ऊपर 10.7%। ये सारे प्रतिशत हैं, मतलब मध्य प्रदेश के उस भौगोलिक क्षेत्र में किसका कितना प्रतिशत है। तो आप पाएंगे कि मालवा के पठार का सबसे ज्यादा प्रतिशत है 28.7, 28.6%। ठीक है, ये है डिवीजन। तो यदि ओवरऑल देखें तो कितने डिवीजन है? 3, मध्य उच्च, सतपुड़ा और पूर्वी। तो आंसर है 3। पर उस मध्य उच्च के अंतर्गत कितने हैं? 5। ठीक है, तो आंसर है 2, 3, 4, 5। तो मुख्य डिवीजन है 3। देखिए क्या लिखा है व्याख्या। मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया, जबकि प्रदेश के 7 प्राकृतिक भाग, वो अंदर वालों को यदि ले लें तो मध्य उच्च वाले के 5 हो गए, एक हो गया है सतपुड़ा 6 और एक हो गया पूर्वी या बघेलखंड भी कहते हैं 7। तो अब देखिए अंतर समझना। यदि पूछें कि प्रमुख रूप से कितने भाग है, प्रमुख मतलब मेन हेडिंग्स, तो 3 है। पर यदि टोटल प्राकृतिक भाग पूछे, मतलब उसके अंदर के भी पूछ रहा है, तो 7 है। ठीक है, ये थोड़ा देखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? पर दोस्तों इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो अगले पेज पे है, बट अगला पेज हमारी स्लाइड में है नहीं, क्योंकि हमने सीक्वेंस में पेज नहीं ऐड करे हैं, कुछ खास खास पेज केवल आपके सामने लाए हैं, तो वो क्वेश्चन में छोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, रीवा पन्ना के पठार की ऊंचाई कितनी है? ओहो हो, देखिए रीवा पन्ना का पठार मतलब, तो अभी मैंने जो 3 कैटेगरी बताई उसमें मध्य उच्च प्रदेश वाला जो डिवीजन है पहली कैटेगरी, उसका एक हिस्सा, कि उसमें 5 हिस्से हैं, उनमें से एक रीवा पन्ना का पठार। और कितना एरिया बताया मैंने इसका मैंने एरिया बताया 10.3% टोटल एमपी की ज्योग्राफी का। उसी रीवा पन्ना के पठार, ऑब्वियसली रीवा पन्ना पठार नाम है तो कहां फैला हुआ है? रीवा पन्ना सतना इस क्षेत्र में फैला हुआ, मतलब ये वाला डिवीजन। यदि ये मध्य प्रदेश है तो ये मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, यहां है रीवा पन्ना का पठार, उसके बाजू में यहां है पूर्व में बघेलखंड का पठार। तो उसका सबसे ऊंची चोटी या सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 5,500 मीटर, 4,500 मीटर, 550 मीटर, 450 मीटर। तो रीवा पन्ना के पठार की ऊंचाई 300 मीटर से लेके 450 मीटर तक की है। मतलब इसकी ऊंचाई में किसी तरह की समरूपता नहीं। ऑब्वियसली किसी पठार में एक जैसी ऊंचाई तो रहेगी नहीं, कभी इतनी है, कभी कम है, कभी ज्यादा। तो एवरेज यदि देखें तो 300 मीटर से 450 मीटर के बीच है, मतलब इसका आंसर आएगा डी। पठार की ऊंचाई पूछी, उसकी सर्वोच्च चोटी नहीं पूछी। यदि टोटल पठार है तो उसकी एक एवरेज ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। पर यदि प्रश्न जाए साथियों कि इस पठार की सर्वोच्च चोटी तो बताओ जरा, तो सर्वोच्च चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना, सेवन 752 मीटर, इतनी ऊंची है। ठीक,
और किस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बिंद पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिंद पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो पर्वत श्रृंखला जो पूरी है वो कौन सी कहलाती है? बिंद, बिंद क्षेत्र। तो बिंद में रीवा पन्ना का पठार और उसकी सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर, ठीक 752 मीटर। आगे बढ़ते हैं। रीवा पन्ना के पठार के प्रमुख जिले कौन से हैं? अब वैरायटी देखिए आप, कोई भी पठार है उसमें एरिया भी पूछ सकता है, वो ऊंचाई भी पूछ ली, एक मैंने बता दिया अपने मन से, सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है। तो आप ना वैरायटी देखते चलो दोस्तों। देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का पर्पस मैं बार बार कहता हूं, ये कतई नहीं है कि आप तथ्य याद कर लो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का पहला पर्पस तो ये है कि आप वैरायटी लिखते चलो कि यार पठार में पूछ क्या रहा है, वो पठार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है, इसका एरिया पूछ रहा है, और अब वो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल है। ये तो पूछता ही है। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख लो, एमपीपीएससी का देख लो या कहीं पूछ देख लो, ये पूछा जाता है कि बताइए फलाना जिला किस पठार में, ये जिला किस पठार में, ये पूछा जाता है। क्लियर है? तो एक ये वैरायटी है। तो अब वैरायटी देख लो और पता जब वैरायटी लिखी होगी ना कि यार किसी पठार में एरिया पूछ रहा है, किसी पठार में ऊंचाई पूछ रहा है, किसी पठार में सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है, किसी पठार में जिले पूछ रहा है। अच्छा 4 वैरायटी हमें पता है। तो अब पता आप हर पठार को ऐसे देखोगे, पठार, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसका एरिया, इसके जिले, इसका ये, उन बिंदुओं के आधार पर उसे देखोगे, उस पठार के वो बिंदु कवर करते चलोगे, कोई बिंदु नहीं छूटेगा, पढ़ने में मजा आएगा, थोड़ी क्रिएटिविटी आएगी। तो क्या है उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लगाने का? वैरायटी देखते चलो, ये मेन पर्पस है। ठीक, तो जैसे रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत हम देख रहे हैं ना बिंदु, ऐसे ही बिंदु अब आपका काम है हर पठार में देखो। सब में नहीं करा सकता, मेरे पास लिमिटेड समय है। हमारा ही वीडियो यदि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप ही नहीं देखोगे बेटा। क्लियर है? तो आप इन्हीं बिंदुओं को दूसरे पठारों में फिट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपन को मिलके काम करना, तब होगा सिलेक्शन आपका। ऑप्शन ए रीवा पन्ना सतना दमोह, ऑप्शन बी दमोह रीवा सतना भिंड, ऑप्शन डी रीवा रायसेन सीधी, ऑप्शन डी रायसेन भिंड सतना। तो साथियों इसका सही आंसर है ए, रीवा पन्ना सतना दमोह। मैंने अभी आपको बताया रीवा पन्ना का पठार जो है वो रीवा पन्ना में तो हो गई, पड़ोस के सतना और दमोह में भी है। अब पता प्रश्न कैसे आएगा? बताइए दमोह निम्न में से किस पठार के अंतर्गत आता है? तो जरूरी थोड़ी है कि रीवा पन्ना के अंतर्गत है, दूसरे पठार का भी हिस्सा हो सकता है पड़ोस वाले के। तो ऐसा पता होना चाहिए, समझ गए? तो उसके लिए मैपिंग करो। क्या करो? नक्शा ले आओ, नक्शे लाओ, सबसे पहले उसमें जिले देखो कौन सा जिला कहाँ है, अच्छा फिट करना सीखो, फिल करना सीखो, बनाना सीखो, बिल्कुल याद कर लो एग्जैक्ट लोकेशन हर जिले की। और फिर ऊपर से आउटलाइन करो कि यहां से यहां ये पठार है, यहां से यहां ये पठार है, यहां से यहां ये पठार है, यहां से यहां ये पठार। और उसमें ये जरूर देखना कि कौन सा जिला कॉमन है एक से ज्यादा पठार। जैसे आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो शिवपुरी जिला है, शिवपुरी, अब शिवपुरी जो है वो मध्य भारत पठार का भी हिस्सा है, शिवपुरी जो है वो बुंदेलखंड पठार का भी हिस्सा है, शिवपुरी जो है वो आंशिक रूप से मालवा में भी माना जाता है। ऐसी गुना के साथ है, एक से ज्यादा पठार के अंतर्गत है वो, ऐसी अशोकनगर के साथ है, ऐसी कईयों के साथ है। तो कौन कौन से जिले हैं ये देखो। तो इस तरह से तैयारी होगी, ठीक, और मजा भी आएगा पढ़ने में। अब बाकी देखिए भिंड वगैरह तो एक दूसरे पठार का हिस्सा हो जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली इसमें नहीं आएंगे। रायसेन जो है अपने मालवा और ये वाले पट्टे में जाएगा, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। और ये फिर भिंड वो मध्य प्रदेश का ऊपरी वाला हिस्सा चला गया। तो ये भिंड के कारण 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, रायसेन के कारण ये वाला हो गया। सीधी तो आएगा ही नहीं, सीधी बघेलखंड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बघेलखंड मैंने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश का पूर्वी, तो वहां है सीधी सिंगरौली। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैपिंग करनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी, तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं। और करना ही पड़ेगा। कई लोग मैंने देखा है कि नक्शे से जी चुराते हैं, ऐसे में काम नहीं होगा। नक्शे की अध्ययन बिना बिन नक्शा सब सून, ये वाली कहानी है। अगला देखो रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियां। अब देखो पठारों में नदियां भी पूछ रहा है। अब फिर वो जो मैंने अपने दूसरे लेक्चर में एक बार बताया था कि आपने यदि ये देख लिया कि कौन सा जिला आ रहा है इस पठार के अंतर्गत, तो नदियां तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि नदियां तो आप पढ़ते ही हो ना कि इस जिले से ये नदी निकल रही है। तो यदि जिला पता है कि जिला किस पठार में, तो नदियों का भी आप अनुमान लगा लोगे। और नदियों का भी जो अपवाह तंत्र है, जो रूट है, वो नक्शे में ड्रॉ करो। आप एक नक्शा ले आओ, उसमें नदी नदी बनाओ, कौन सी नदी कहां से कहां जा रही है,
और अच्छे से आनंद आएगा। पर सीक्वेंस में करना पड़ेगा। पहले आप जिले देखना सीखो, फिर आप पठार बनाओ, और फिर आप नदियों को बहाओ कि यहां से निकली, ये से गई, यहां से गई, यहां से गई, तब मजा आएगा। और ये वाले सेक्शन आप बिना मैप के नहीं कर सकते बेटा। रीवा पन्ना पठार की प्रमुख नदियां गोदावरी, घाघरा, नर्मदा, सोन, घाघरा, नर्मदा, चंबल, गोदावरी, सोन, केन, सोन, बेतवा, टोंस। तो दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां केन, सोन, बेतवा, टोंस, सोनार, बीहड़, मतलब ये डी है इसका आंसर। ठीक, और प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी इसी क्षेत्र पर है, यह भी पता होना चाहिए। जब नदी पूछ ली तो जलप्रपात भी आ जाएगा। जलप्रपात क्या है? जब नदी का पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है, जब भी कोई जलधारा बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसी को हम जलप्रपात कह देते हैं, वाटरफॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रीवा पन्ना के पठार में कगाड़ से उतरते समय नदियां निम्न में से किस रूप में होकर बहती हैं? अब देखो देखो, रीवा पन्ना के पठार में कितनी वैरायटी दिख रही है आपको क्वेश्चंस की। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इस तरह के ही क्वेश्चन हर पठार में खुद से देखो, सर्च करो, याद भी हो जाएगा। रीवा पन्ना के पठार से नदी उतर रही है या उतरती है तो वह किस रूप में बहती है? शांत प्रवाह के साथ, जलप्रपात के रूप में, कंदराओं के अंदर से, या बल खाती हुई? बल खाती मतलब लहरा के, बल खा के, ये सुना होगा, वो वाला बल खाता हुआ। तो साथियों इसका आंसर है कि रीवा पन्ना पठार में कगाड़ से उतरते समय नदियां कंदराओं के अंदर से बहते हुए निकलती है। ना तो जलप्रपात बनाती हुई दिखेगी, ना लहराएगी, बल खाएगी, और ना ही बहुत शांति से निकलेगी। अगला क्वेश्चन, रीवा पन्ना के पठार में बहने वाली नदियों के शीर्षों पर क्या मिलता है? जब कोई नदी बह रही है तो उसके शीर्ष पर क्या मिलेगा? शांत प्रवाह, जलप्रपात, उतार चढ़ाव, या मुहाने? तो साथियों शीर्ष पर तो हमेशा जलप्रपात होगा। मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई जल राशि बहुत शीर्ष, बहुत ऊपर से नीचे गिरे उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो नदियों के शीर्ष पर आपको जलप्रपात ही मिलेगा, वाटरफॉल ही मिलेगा नीचे आता हुआ। रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का औसत कितना है? 121.5, 130.5, 113.5 या 112.5 सेंटीमीटर क्या है? तो रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का औसत है 112। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा, लेफ्ट हैंड। यदि ये रीवा पन्ना का पठार है तो इसके ये वाले हिस्से पर कितना है? ये वाले पे कितना है? तो ये वाले पर 112.5 है। आगे बढ़ते हैं। रीवा पन्ना पठार के पश्चिमी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? काली, दोमट। क्वेश्चन नंबर 95, काली, दोमट, इधर बाकी के दो ऑप्शन इधर हैं, लाल या लेटराइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोमट, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक भी डायमेंशन छूट रहा है क्या? किसी पठार में आप क्या ही देखोगे? तो पहले देखोगे किस जिले में है, मतलब कौन कौन से जिले हैं इसमें, फिर देखोगे कौन सी नदियां बह रही हैं, देखोगे वर्षा कितनी होती है, और देखोगे मिट्टी कैसी है। ये सब डायमेंशन हो रहा है। और एक और देखा हमने सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर क्या बचा? अब यही 6-6, 7-7 बिंदु हर पठार के देख लो, चैप्टर खत्म 30 बिंदु में। ये अप्रोच पता चलता है ऑब्जेक्टिव से। अगला देखें, रीवा पन्ना पठार के किस ओर भांडेर और केमूर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं? पूर्वी तरफ है, पश्चिम में, उत्तर में है, या दक्षिण में है? तो दोस्तों दक्षिण की ओर भांडेर और केमूर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो भांडेर और केमूर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में हैं, ये बेसिकली चूने पत्थर की अधिकता के लिए जाने जाती है। प्रश्न आएगा दोस्तों कि चूने पत्थर की अधिकता किस तरह की चट्टानों में पाई जाती है? भांडेर केमूर की चट्टानों में पाई जाती है। केमूर सतना में है बेसिकली, तो रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में आएगा ये हिस्सा। ठीक, और भांडेर ये सब चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है? दर्दी मंदार, चचाई केवटी, सहस्त्रधारा, कपिलधारा, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों दर्दी और मंदार तो आएगा नहीं, ये दूसरी नदी का है। सहस्त्रधारा, कपिलधारा ये भी दूसरी नदी का, नर्मदा का है ना। चचाई और केवटी जो है ये रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें ही सबसे ऊंचा जलप्रपात भी स्वीकारा जाता है मध्य प्रदेश का। आगे देखते हैं, रीवा पन्ना में
वनों की बहुतायत पाई जाती है। किस तरह के वन पाए जाएंगे इस क्षेत्र में? साल, सागौन, खेर और सेमल। तो दोस्तों सेमल के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने तो एक ही पठार पकड़ लिया, रीवा पन्ना। अब आप लगे उन्हीं से संबंधित तथ्य बताने। तथ्य नहीं है बताना उद्देश्य, उद्देश्य है आपको वैरायटी दिखाना। एक पठार की आपको बता देंगे, बाकी पठार आप खुद कर लेंगे सर्च करके। और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बिंदु लिखते जाइए, डायमेंशन लिखते जाइए। और भैया हमारी तो लिमिट है वीडियो की, पूरी बातें नहीं बता पाएंगे, पूरी बातों के लिए किताब खरीदनी पड़ेगी दोस्तों। हम तो जितना हमारे हाथ में है उतना हम आपके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो रीवा पन्ना पठार, अब आपको हर पठार के इतनी ही वैरायटी, इतने ही डायमेंशन देखने हैं तो किताब लेके आइए और शानदार इन्हीं आधारों पर उसमें सर्च कीजिए, टिक लगाइए, क्लासिफाई कर लीजिए अलग से, मजा आ जाएगा, एक बिंदु नहीं छूटेगा। रीवा पन्ना पठार में हीरा किस स्थान पर पाया जाता है? रीवा, पन्ना, सतना या सीधी? तो दोस्तों पन्ना क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। थ्योरी देख लेते हैं। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादन क्षेत्र रीवा पन्ना पठार का पन्ना जिला है। अब आपने यदि मेरा खनिज संपदा वाला लेक्चर यदि देखा हो तो उसमें मैंने हीरे के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें मैंने बताया है कि हीरा जो है वो मध्य प्रदेश में कहां कहां मिलता है। तो एक तो पन्ना में मिलता है, एक सतना में भी मिलता है और एक छतरपुर में भी मिलता है। पन्ना में कहां मिलता है? पन्ना में मिलता है राम रेवरिया क्षेत्र में, हिनोता क्षेत्र में। ये दो खदानें हैं उसकी, खदानों के नाम भी पता होने चाहिए। छतरपुर में कहां मिलता है? अंगोरा क्षेत्र में, बक्सवाहा क्षेत्र में। अभी हाल ही में चर्चा में था बक्सवाहा के जंगल, छतरपुर का, अंगोरा क्षेत्र छतरपुर का। बक्सवाहा में सरकार को जब पता चला कि यहाँ हीरे की खदानें हैं तो सरकार ने कहा कि हम वन कटवा देते हैं, हीरे निकाल लेते हैं खुदाई उदाई करवा के। तो लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया कि जंगल नहीं कटने देंगे हीरे के चक्कर में। तो बक्सवाहा इंपॉर्टेंट है। सतना, सतना का कोटरिया क्षेत्र, सतना का मझगवा क्षेत्र, ये सब हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो पूरा हमने बताया था डिटेल में और वही यहां फिर आ गया। तो आप जरूर देखिए वो वाला लेक्चर। और उसमें मैंने ये भी क्लियर किया था कि अब वो परंपरागत समय गया कि वो बस पूछ लेंगे बताओ हीरा कहाँ मिलता है और तुम पन्ना लगा के आ जाओगे और सही हो जाएगा। ना 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 ना, पन्ना में भी किस खदान में मिलता है पता होना चाहिए, और पन्ना के अलावा और कहाँ मिलता है पता होना चाहिए, और उनकी खदानों के नाम पता होना चाहिए, उनके क्षेत्र के नाम पता होना चाहिए। ये पूछा जा रहा है अब। तो हमें आज की कंपटीशन के हिसाब से तैयार होना है दोस्तों। अगला देखें, पढ़ सब रहे हैं, तरीके से कौन पढ़ रहा है ये मैटर करता है। सीमेंट उद्योग रीवा पन्ना पठार के किस स्थान पर मिलेगा? सतना मेहर, रीवा पन्ना, सीधी कोठी या उपर्युक्त सभी? तो साथियों मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण रीवा पन्ना के पठार में। पहले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधे टिक लगाना कि मध्य प्रदेश का जितने सारे पठार हैं इन सारे पठारों में सीमेंट सबसे ज्यादा कहां है? तो रीवा पन्ना पठार लगा के आना। अच्छा, ये केंद्र सतना, सरला सीमेंट फैक्ट्री, जेपी सीमेंट फैक्ट्री रीवा, हर जगह है। ठीक है, तो सतना वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, रीवा में भी है तो आपको लगेगा रीवा वाला भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप प्रायोरिटी देंगे सतना में हर क्षेत्र को। ठीक, अब जरा सुन लीजिए क्यों है ऐसा। क्योंकि भाई इस पट्टे पे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा चूना अच्छा खासा हो रहा है। देखा कि नहीं देखा? आपने देखा कि रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में कौन सी चट्टानें पाई गई थी? तो उसके दक्षिण में आपको देखिए, देखिए थोड़ा सा ऊपर जाइए, अब भी देखा 2 मिनट पहले की बात है और मैंने बताया था कि ये सतना क्षेत्र में आएगा। जाइए 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 ऊपर, ये भांडेर और केमूर, मैंने कहा था केमूर सतना में आएगा। अब भांडेर और केमूर, अब भांडेर और केमूर जो है ये रीवा पन्ना के दक्षिण में, और यहां पर मैंने बताया कि चूना अच्छा खासा है। अब चूना अच्छा होगा तो भैया सीमेंट होगी कि नहीं होगी? और एक और चीज सुन लीजिए, चूना सबसे ज्यादा सतना में होता है, पर चूना नगरी कटनी को कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। तो इतने सारे, और ये सब बातें हमने खनिज वाले चैप्टर में भी की है। चलिए इधर देखते हैं अब क्या होता है, एक से दूसरा लिंक होता है पूरी तरह।
अगला देखें, रीवा पन्ना पठार में सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल या देवी स्थल किस शहर में? मेहर, रीवा, सतना या पन्ना? तो साथियों मेहर, मैयर वाली माता जिन्हें अपन बोलते हैं, शारदा मां का मंदिर है मेहर, सतना। अगला क्वेश्चन तो पूरा है नहीं इस पेज पे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्लाइड साथियों, और इस आखिरी स्लाइड में आखिरी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मार्च, अप्रैल, मई या जून? साथियों मई। अब देखिए, चाहे मालवा का पठार पूछें, चाहे मध्य भारत का पठार पूछें, चाहे कोई भी चीज पूछें, यदि सबसे गर्म माह पूछे तो मई लगा के आना है साथियों। रीजन क्या, स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं, कर्क रेखा वाला कॉन्सेप्ट। 21 मई, आई एम सॉरी 21 जून को तो सूर्य कर्क रेखा पे पहुंच जा रहा है, मतलब 23.5 डिग्री, और वो उसका अंतिम पॉइंट है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे ही आएगा उसके बाद। और जैसा मैंने कहा, सूर्य नहीं ऊपर जाता नीचे आता, पृथ्वी जो है वो मूव हो रही होती, तो सूर्य का प्रकाश ऊपर और नीचे हो रहा होता है। तो जून में तो वो टॉप मोस्ट पे होगा, बट उसके पहले हाईएस्ट हो जाता है मध्य प्रदेश में, कम से कम मई में। क्लियर? मध्य प्रदेश को दो प्रमुख रूप से कितने, आई एम सॉरी, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो साथियों अभी स्टार्टिंग में ही हमने चर्चा की थी कि मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, 3। और क्या नाम है उनके? मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा पूर्वी। और मध्य उच्च प्रदेश में कितने क्षेत्र हैं? 5। मालवा, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार। हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं। पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? पचमढ़ी दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद के पिपरिया में, पचमढ़ी जिसकी खोज जे फॉरसॉथ ने की थी, उसी पचमढ़ी की बात हो रही है। और वो पचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा में है, और सतपुड़ा में भी जो सतपुड़ा का पट्टा है उसमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं। मेकल, धूपगढ़, महादेव और राजपीपला, तो ये महादेव श्रेणी का पार्ट है। मेकल मतलब सबसे पूर्वी पार्ट। सतपुड़ा का जब पट्टा सबसे पूर्व में पहुंचेगा, मध्य प्रदेश के पूर्व में, जहां अमरकंटक है, अनूपपुर, तो उसे मेकल कहते हैं। तभी तो हम बोलते हैं मेकल सुता मां नर्मदा को, क्योंकि वो इस मेकल श्रेणी से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से। तो मेकल कहां है? मध्य प्रदेश के पूर्व में, अनूपपुर, जहां से मेकल सुता मतलब मां नर्मदा निकल रही है। राजपीपला इधर रह जाएगा पश्चिम में, और महादेव थोड़ा सा मध्य में आ जाएगा। तो ये यदि पूरा सतपुड़ा पट्टा है तो यहां मध्य में महादेव है, और इसी पे पचमढ़ी हिल स्टेशन है। और साथ ही जो धूपगढ़ है, ये इसी महादेव, ये जो धूपगढ़ लिखा है बाजू में, ये इसी महादेव का सर्वोच्च बिंदु है। और अकेला इस महादेव का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है कौन सी? मिजो पहाड़ी, काकरावर्दी पहाड़ी, अमरकंटक या केवई? तो आंसर है काकरावर्दी। चर्चा हो चुकी है। क्षिप्रा नदी मतलब वह नदी जिसके किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है, जहां पर कुंभ का आयोजन होता है, इसकी बात हमारी हुई थी। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों की डेड पर्वतमाला में स्थित है। बिंद, सह्याद्री, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो साथियों बिंद। देखिए अभी जब मैं रीवा पन्ना पठार बता रहा था, मैंने बताया था यहां से पूरा बिंद का पट्टा गया है, उसी पे ये सब विराजमान है। और बिंद का पट्टा दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद आगे वहां झारखंड तक जाता है। झारखंड की जो पारसनाथ, हजारीबाग में पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो बिंद का ही हिस्सा है, छोटा नागपुर, पठार और ये सब। और बता चुका हूं मैं, ये है सतपुड़ा, इसके ऊपर है नर्मदा सोन घाटी, इसके ऊपर यहाँ पश्चिम में है मालवा, और उसके बाद यहां से चालू हो जाता है बिंद, और बिंद पूरा गया वहां तक। तो यहाँ के पूरे जिले, चाहे शहडोल हो, चाहे रीवा हो, चाहे पन्ना हो, ये सब काय पे विराजमान है? बिंद पे। तो ये जो शहडोल बिंद आ जाएगा। ठीक है। पचमढ़ी इस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, किस पे? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो ऑब्वियसली सतपुड़ा, अब भी बताया वो पट्टा।
मध्य प्रदेश के 11% क्षेत्र पर विद्यमान, यह भी बताया था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पहाड़ को दो भागों में बांटती है? वही कर्क रेखा जहां सूर्य का प्रकाश 21 जून को लंबवत चमक रहा है, वही कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और वही कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। वह कर्क रेखा मध्य प्रदेश की किस पठार को दो भागों में बांटती है? छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड या रीवा पन्ना? तो आंसर है मालवा। जेल प्रहरी 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है साथी। अगला देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार किस चट्टान से बना हुआ है? आर्कियन, धारवाड़, कैम्ब्रियन या कोई नहीं? तो आंसर है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से बना हुआ है। अब जरा थ्योरी देख लो इसकी। बुंदेलखंड प्रदेश ग्रेनाइट और नीस के पठार से बना है, कैम्ब्रियन युग में बना है। तो यदि पूछे कि कौन से पत्थर से बना है, तो ग्रेनाइट के पत्थर से बना है। और कौन से युग में बना है, तो कैम्ब्रियन युग में बना है। क्या बातें क्लियर हैं? पता होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पब्लिकेशन की पुस्तक की यही खासियत है, इसकी व्याख्या ना अनावश्यक अनर्गल थ्योरी नहीं दी हुई है इसमें, केवल काम की बातें। ये हेल्प करेगी आपके इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। अगला देखो, बघेलखंड मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पे? स्टार्टिंग में बता चुका हूं, बघेलखंड मात्र 7% भाग पे है। इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, और ये प्रदेश का सबसे छोटा हिस्सा है। ये भी हमने चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं साथियों। बुंदेलखंड प्रदेश के कितने प्रतिशत पे फैला, इसकी भी चर्चा हुई। देखिए, व्याख्या का यही मजा है कि आप एक प्रश्न की व्याख्या कर रहे होते हो, पर उसके माध्यम से आगामी हर प्रश्न का उत्तर वही मिल जाता, और एक तरह से रिवीजन हो रहा है वो अपना। ये व्याख्या में सुन चुके हो आप, और अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो रिवीजन भी हो गया कि नहीं हो गया? तो ओटी लगाने का यही तो मजा है। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देख लिए, वैरायटी भी देख ली, व्याख्या भी सुन ली, और अब उसी से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, तो रिवीजन भी हो गया कि देख लो भाई हमसे बन कितना रहा है। 8.6, 7.6, 7, 9.6, 11.6, 7.6। मैंने हालांकि बोला था 7.7, तो अभी 0.1 ऊपर नीचे होता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। 7.6 सबसे नजदीक आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। आखिरी के कुछ जरूरी प्रश्न देखें। अच्छा, और अब देखो व्याख्या में एक और अच्छी बात कि 7.6 क्षेत्रफल पर तो है, पर इस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध भावा है, 1172 मीटर ऊंची है। जैसे अपन ने रीवा पन्ना पठार की सर्वोच्च चोटी देखी थी, सद्भावना शिखर 752 मीटर ऊंची, ऐसे ही बुंदेलखंड की है भैया, क्या नाम है? सिद्ध बाबा। ऐसी हर पठार की देखना है आपको। जैसे मालवा की बात करूं तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, ये पता होना चाहिए। तो ऐसे हर पठार की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने भाग पर फैला? लो, क्या ही बोलूं, हम चर्चा हो चुकी। तो मैंने बोला था 28.62, देखो 28, ठीक है। और ये भी बताया था दक्कन ट्रैप से बना हुआ है, और देखो अब भी बताया सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर। कोई सा डायमेंशन छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, और वादा है आपको हमारा कि नहीं छूटेगा। हर डायमेंशन आपसे बनेगा, हर प्रश्न आपसे बनेगा, तैयारी आपकी सटीक होगी, शानदार होगी, हर आयाम को कवर करने वाली होगी। साथ निभाते चलो, बस प्रयास हमारा, सहभागिता आपकी, तब जाके प्रयास होगा सार्थक। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक स्थित है, बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अपमान हो जाएगा आपका यदि पूछ लिया इस पे। तो आंसर है मध्य प्रदेश। वही अमरकंटक जो मैंने अभी बताया, देखिए सतपुड़ा ये पूरा पट्टा गया, सतपुड़ा का पूर्वी पट्टा क्या कहलाएगा? मेकल श्रेणी। इसी मेकल श्रेणी पे मैंने कहा था अनूपपुर जिला है, उसी पे अमरकंटक, और उसी से मां नर्मदा निकल रही है, इसलिए नर्मदा को मेकल सुता भी कहते हैं। अमरकंटक देखो अनूपपुर जिले में। और दोस्तों एक और तथ्य देखो, इसे आदिवासियों का घर कहते हैं। किसे? अमरकंटक को। ये भी आ सकता है, यदि पूछ लिया तो आपको पता होगा ना, आदिवासियों का घर किसे कहते हैं? अमरकंटक। चंबल में बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चंबल मतलब ये वाला पट्टा,
यहाँ से चंबल नदी बह रही है मध्य प्रदेश के उत्तर में, तो मुरैना जो है वो चंबल जिला का सबसे उत्तरी जिला है। और दोस्तों मैंने मृदा वाले चैप्टर में इस पे एक अच्छी व्याख्या दी थी कि चंबल नदी इतनी तेजी से बहती है ना मुरैना क्षेत्र से कि वो अपने साथ मिट्टी को तो बहा के ले ही जाती है, जमीन को भी खोद के अपने साथ बहा के ले जाती है। तो जो कृषिगत भूमि होती है ना, कृषि वाला एरिया, उसकी ऊपरी सतह तो बह जाती है पानी के साथ, जमीन में गड्ढा पड़ जाता है, ऐसे कटाव तक को बहा के ले जाती है वो नदी, तो नालियां बन जाती हैं वहां पर। और इस अपर्दन को कहते हैं अवनाली का अपर्दन। और वो मिट्टी कोई काम की नहीं बचती, क्योंकि खेती वाली मिट्टी में नालियां खिंच गई, गड्ढे पड़ गए बड़े बड़े, मिट्टी बहा के ले गई नदी। क्या वहां खेती हो पाएगी? नहीं, वहां बीहड़ों का निर्माण हो जाता है, गड्ढों का, खंडरों का। और इस पूरे घटनाक्रम को कहा जाता है मिट्टी के लिए रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी की तो मृत्यु हो गई ना, नदी आई बहते हुए रेंगते हुए मिट्टी को बहा के ले गई, खत्म मिट्टी। तो मिट्टी के लिए रेंगती हुई मृत्यु कौन है? अवनाली का अपर्दन। कौन करती है? चंबल नदी करती। कहां करती? मुरैना में करती है। और मुरैना ही चंबल का सबसे उत्तरी जिला है, चंबल वैसे वही सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम बता दीजिए भैया। मांडव, जेजाग भुक्ति, कालिंजर या बुंदेलखंड स्वयं? तो आंसर है जेजाग भुक्ति। और इसका विस्तार एमपी यूपी दोनों में है। इस पठार का बुंदेली भाषा बोली जाती है, ठीक है ना? हाँ। और मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? 7.7% क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी, 1172 मीटर। ये भी हमने अभी देखा। आखिरी क्वेश्चन, महाकौशल क्षेत्र की राजधानी किसे कहा गया? इंदौर, जबलपुर, रीवा या भोपाल? तो दोस्तों जबलपुर को कहा गया महाकौशल क्षेत्र से संबंधित। साथियों, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन मतलब पठारी क्षेत्र से संबंधित ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी वैरायटी आपसे साझा करी, कई तरह के डिस्कशन किए। वो मुझे याद भी नहीं कि फ्लो में मैंने कितने डिस्कशन किए, बट पूरा प्रयास था आपकी मदद हो सके, आपको थोड़ा बहुत भी मार्गदर्शन मिल सके। यदि थोड़ी बहुत भी आपकी इस छोटे से प्रयास से मदद हुई हो तो अपना साथ, अपना प्रेम हम तक बनाए रखिए और इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, कुछ जरूरी प्रश्नों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।